नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वन एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे ही वैसे परीक्षाओं को लेके काफ़ी अटकलें बढ़ रही हैं कि कब कौन सी परीक्षा होगी, या फिर किस परीक्षा का क्या समय रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा। तो देखिए, परीक्षाएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें लेके चलना है कि वो मेन टॉपिक जो सारी परीक्षाओं कवर करें। इसी क्रम में मैं लेके आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर जी। हालांकि मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे करंट अफेयर्स के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा उसको। और मैंने आज बनाया है आपकी हाफ ईयरली पे करंट अफेयर, जो आपके पिछले जो 6 महीने हैं उनके उनके बेसिस पे। और ये मैंने टॉपिक उठाया घटना सार बुक से। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जो 1 या 2 महीने बाद में पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी पीसीएस का। तो मोस्टली मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि घटना सागर से काफ़ी कुछ हमें मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेम टू सेम डिट्टो उतार देते हैं ऐसे, लेकिन हाँ ये है कि ये लोकल पब्लिकेशन है तो थोड़ा अच्छा, और सभी जो पब्लिकेशन उनसे बेटर परफॉर्मेंस इनकी रहती है। तो इसी क्रम में मैं आज जो करंट अफेयर स्टार्ट करूँगा उसका टॉपिक रहने वाला है कि राष्ट्रीय घटनाओं की याददाश्त की। मतलब जो जो हमारे नेशन में, जो हमारे इंडिया में जो पिछले लास्ट या 6 महीनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं को लेके हम लोग चलेंगे। तो मैंने इसमें आपके लिए बहुत इजी वे ये इसलिए ये कर दिया कि मैंने इसमें पहले से ही मार्क कर दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो आपको इसमें ये देखें, मैंने इसमें देखिए सिलेक्ट मैंने पहले ही कर दिया कि क्या 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 और कैसे कैसे पढ़ना। कैसे कैसे पढ़ना वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, और क्या क्या पढ़ना है मैंने यहाँ बता रखा है। बस आप इसको रिवीजन करते रहिए। जो मैं बोल रहा हूँ बस आप वीडियो को 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको लगभग ये जो आपकी जो राष्ट्रीय घटनाएँ हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या 6 महीने में अभी घटित हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, तो उनके बारे में जो सरकार गठन हुई है उनको लेके में हम बात करेंगे कि वो, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे मेरे हिसाब से। जो पीसीएस का जो लेवल चल रहा है आजकल वो ये है कि वो आपसे एसेशन और रीजन की तरफ पूछ लेंगे, कथन भी दे देंगे, और उस कथन का आपको उसकी सत्ता भी परख लेंगे कि आपको उसके बारे में पता है कि नहीं है। तो आपको लाइन टू लाइन तो अब नहीं आता है जहाँ तक, और हो सकता है कि जो आने वाले एग्जाम है सुपर टेट या और दूसरे लेखपाल वगैरह, तो हो सकता है कि करंट का लेवल उनका भी थोड़ा करंट के लेवल में थोड़ा वो लोग बदलाव करें। तो इसलिए हम लोग पहले से ही अपने आप को अपडेट करके चलेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, देखिए कि चुनाव के बारे में करें तो वो 5 राज्य कौन है जहाँ 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 पर ये चुनाव इलेक्शन हुए। वो आपका पहला है उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लीजिए, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये आपके 5 राज्य हो गए। और इन 5 राज्यों में ये 4 राज्य वो कौन से हैं जहाँ बीजेपी है, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत बनाई है, वो है आपके उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी। तो आपसे सीधे सीधे ये पूछ लेगा मिलाने के लिए कि बताइए निम्नलिखित किस 4 राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट है, या फिर कौन सी 4 राज्यों में, या कौन से वो 5 राज्य थे जहाँ पे चुनाव हुए। तो इस तरीके से पूछ सकता, डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा। देखिए मणिपुर में कौन बना सीएम, आप ऐसे ही ले लीजिए ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा सा, कि मणिपुर में वीरेंद्र सिंह ने शपथ ली है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गोवा में आपके रहे हैं प्रमोद सावंत, उत्तर प्रदेश में है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, और ये सब छोड़िए, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पेपर में जो इंपॉर्टेंट लायक है वो मैंने पहले अंडरलाइन कर दिया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो एन बीरेन सिंह है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, जो मणिपुर की जो सीएम है एन बीरेन सिंह, वो सेकंड टाइम सीएम बने हैं। ठीक, और इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं। हाँ ये देखिए पुष्कर सिंह धामी है, वो भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है, ये देखिए आप थोड़ी इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए या दिमाग में रख लीजिए, ये चुनाव हारने के बावजूद भी सीएम बने हैं। पुष्कर सिंह धामी राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, अपनी सीट पर चुनाव हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगी। ठीक है, तो आपसे सीधे पूछ सकता है चुनाव में, ये तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि कौन से सीएम अपनी कुर्सी हारने के बावजूद भी अब सीएम बना। तो उत्तराखंड आप टिक कर दीजिए। अब प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के ये भी बने हैं। ठीक है, तो देखिए लगातार
बनने वाली सीएम लगातार, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे सेकंड मतलब 2 बार सीएम बने हुए हैं। ठीक है, दूसरी बार ही इन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। कौन कौन? प्रमोद सावंत जी, ठीक है, आपके बीरेंद्र सिंह और पुष्कर सिंह धामी, और आपके यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। ठीक है, तो और अपने जो योगी, अब जो उत्तर प्रदेश है तो हमें उत्तर प्रदेश थोड़ा हल्का सा डीप लेके चलना होगा। तो यहाँ पे हम सीएम भी देख लेंगे कौन कौन बने, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सीएम बने और उनका कौन सा टाइम था, मतलब दूसरी बार बने, तीसरी बार बने, और हारने के बाद कौन बना सीएम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला चलो टॉपिक चलते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री भारत में फिलहाल में आए थे। तो जापान के प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है? फुमियो किशिदा। ठीक है, और ये कौन सी भारत और जापान की जो वार्षिक शिखर सम्मेलन था, ये 14वां था। बस आपको इतना याद रखना है, इनका नाम याद रखना है और कौन सा शिखर सम्मेलन था, 14। अब चलते हैं, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 भारतीय हवाई अड्डों को ASQ अवार्ड 2021 से नवाजा गया। कौन सा? ASQ। अब देखिए यहाँ पे एयर, तो इनको देने वाला अवार्ड कौन है? वो हमारे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल में, वहाँ पे इनको नॉमिनेशन किया गया और वहाँ पे ये 6 जो हवाई अड्डे हैं इनको अवार्ड मिला। हवाई अड्डे का नाम क्या है उनका? ASQ अवार्ड 2021। और वो कौन कौन से हवाई अड्डे हैं उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधे सीधे यही आएगा। ठीक है, वो दे देगा कि वो 4 या 5 हवाई अड्डा दे देगा, उनमें छांटने के लिए बोल देगा कि बताइए कौन से 2 हवाई अड्डे हैं जो अभी ASQ की लिस्ट में है। इस प्रकार से करंट को लेकर पढ़ना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला। दूसरा जो ये लगातार कंटिन्यूस मतलब 5वां इनका वर्ष है जो नॉमिनेट हो रहा है और जो सिलेक्ट भी हुआ है। दूसरा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। ठीक है, और ये हमारे हो गए 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी है हमारा। ठीक है, तो ये 6 एक बार आप देख लेंगे ये कौन कौन से? छत्रपति शिवाजी महाराज, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चंडीगढ़। ठीक है, अब चलिए ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप। इंपॉर्टेंट क्यों है हम वो भी बताएंगे, क्योंकि देखिए जहाँ भी आप जब करंट अफेयर पढ़े, जहाँ भी आपको पहला शब्द मिल जाए वो आपको क्वेश्चन दिमाग में रख के चलना है, क्योंकि उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क पूछ रहा है, कब बना? ठीक है, और कहाँ बना? तो आपको दोनों ही चीज़ें इसमें देख लीजिए। वो आपका बना हुआ है हैदराबाद में। कब बना? 8 मार्च 2022 में। और किसकी सहायता से? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ये बनाया गया, और जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बढ़ा दिया जा रहा है। और कुछ नहीं, बस में इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ बना? वो हैदराबाद 8 मार्च 2022, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उस दिन। किसकी हेल्प से? वो है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और कुछ नहीं, आप देख लीजिए। जो सिलेक्टेड है मैं वही आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप खुद पढ़ा है तो मैंने खुद वो चीज़ फिल्टर की है, इसलिए आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए बात करते हैं राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 और 20 के बारे में, जो कि 27 दिसंबर 2021 में आया। नीति आयोग ने इसको जारी किया। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार हम एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे, तो उसमें कौन टॉप पे रहा और कौन बिलो रहा, 2 चीज़ें हमें देखनी। सबसे टॉप पे रहा वो है केरल, और बिलो रहा है वो आपका यूपी, अपना प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश। टॉप पे रहा है केरल और बिलो में रहा है उत्तर प्रदेश। हालांकि यूपी जो है सुधार के मामले में अग्रणी स्थान पर है, आगे है, लेकिन अगर हम बात करें स्वास्थ्य सूचकांक में तो निचले स्तर पे है उत्तर प्रदेश और टॉप पे केरल। ये चीज़ें 2 याद रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो अब हम राज्यों का जो सूचकांक है वो हम देख लेते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे पे कौन आता है। तो सबसे पहले केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो KTM ऐसे याद रख लीजिएगा उसको, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। और लास्ट के 3 देख लेते हैं, वो हमारे हुए मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। सेकंड लास्ट है बिहार और लास्ट है उत्तर प्रदेश।
ठीक है, और इसमें कोई नहीं। और अगर सुधार के मामले में जैसे उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पे था, तो जो नेगेटिव जिसको अंक दिए गए वहाँ भी देख लें, उसमें आ गया हिमाचल प्रदेश। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा डीप जाता, ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। जो नेगेटिव अंक जिसको दिए गए हैं वो आपका प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, बस। और जो इसका शीर्षक क्या रहा है, जो रिपोर्ट जारी की गई उसका है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, ये चीज़ आप जरूर रखिएगा। इसमें आपको पढ़ना है कि सबसे शीर्ष पे कौन रहा, सबसे बिलो कौन रहा, और इसका शीर्षक क्या रहा। ये 3 चीज़ आप दिमाग में रख के जाइए, बस इससे आप फिल्टर कर लेंगे। और छोटे राज्यों में अगर पूछ ले जाए इन वाई केस, अगर छोटे राज्यों की श्रेणी में अगर पूछ ले जाए तो आपका मिजोरम और मेघालय, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, बस ये थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन जो मैंने आपको ऊपर बताया वही इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन बता इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा ये हटके भी है, और हो सकता है अगर पेपर थोड़ा आउट भी रहा, मतलब आउट ऑफ लीग रहा, तो आपको हो सकता है यहाँ से मिल जाए, क्योंकि बहुत कम चांस है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, आईआईटी मद्रास ने एरिया रैंकिंग ARIIA रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया। तो ये क्या है, ये आपका जो है ये ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो ARIIA है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। इसकी मतलब इसमें जो आप कह सकते हैं कि स्थान दिए गए हुए हैं वो किस बेसिस पे हैं, वो ये रहे हमारे, मतलब हमारी जो जितने भी यूनिवर्सिटी IITs और जितने भी हमारे एजुकेशन सोसाइटीज़ हैं, उनको उनके कुछ अचीवमेंट के बारे में ये अवार्ड दिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें टॉप 10 में 7 तो IIT हैं। उस IIT में कौन नंबर 1 पे है, उसमें IIT मद्रास नंबर 1, IIT बॉम्बे नंबर 2 पे, और IIT दिल्ली नंबर 3। देख लेते हैं एक बार। देखिए, IIT मद्रास के बाद IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, ये 3 आपको रख के चलना है इनको, ठीक। IIT कानपुर, IIT जैसी लड़की स्थान है। सबसे आगे कौन है, IIT मद्रास, बस ये आप दिमाग में रखेंगे कि जो अटल रैंकिंग, जो इनोवेशन और अचीवमेंट वाला जो एरिया रैंकिंग में सबसे आगे कौन है, IIT मद्रास। अगर हम डीम्ड विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ वो नंबर 1 पे रहा, ठीक है। सरकारी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की श्रेणी में पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज पहले स्थान पर है। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम, और इसमें कोई नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक कर लीजिए। पढ़ते समय आपको बहुत, ये आपको ये मान लीजिए लगभग 100% तो नहीं, लेकिन 99% इसके आने के चांस है कि रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। कवच प्रणाली क्या है, जब कोई 2 ट्रेन आमने सामने टकराने आएंगी, उससे पहले ही इनकी स्पीड कम हो जाएंगी और ये एक दूसरे के सामने रुक जाएंगी, इसी को बोलेंगे कवच प्रणाली, ठीक है। ये परीक्षण कहाँ गया है, ये सिकंदराबाद में किया गया, ठीक है। और इसके बारे में जीरो एक्सीडेंट मिशन के तहत किया गया, और ये जो है आपका आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत उसको बनाया गया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो वो प्रणाली क्या है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि कवच प्रणाली किससे संबंधित है, तो आप अगर आपने पढ़ा हुआ तो बता सकते हैं कि रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया भी है, ये कितना बड़ा नेटवर्क है, 2000 किलोमीटर नेटवर्क पर कवच परीक्षण किया जाना है। 2000 किलोमीटर नेटवर्क पर इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। अभी तो हालांकि ये केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस ही होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो कवच प्रणाली में 2 ट्रेन स्पीड अगर एक दूसरे की तरफ आ जाती हैं तो अपने आप ही ब्रेक लग जाता है। इसके अलावा जब ट्रेन फाटकों के पास पहुंचती है तो अपने आप सीटी बजने लगती है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो वही है। अब देखिए यहाँ पे पुणे में शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के साथ मेट्रो रेल का उद्घाटन, कि कहाँ पर, पुणे में। तो इस पे ही देख लीजिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया। दूसरी चीज़ कि लगभग ये 9.5 फीट की मूर्ति है जो गन मेटल से बनी है। वो कौन कौन से मेटल है इसमें ये देख लेते हैं। ये मेक इन इंडिया के तहत में किया गया, और ये कहाँ है, मुला मुथा नदी, इस नदी पर इसका शिलान्यास किया गया है। कहाँ पे, PM मोदी ने पुणे में ही मुला मुथा नदी परियोजना पे इसका शिलान्यास किया हुआ है।
अब देखते हैं हम 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको पढ़ के जाना। जैसे हमने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन सब के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको तो आप दिमाग में रख के जाइएगा, ये आपको किसी किसी एग्जाम में मिलेगा ही। ठीक है, तो ये कहाँ पे इसका शिलान्यास हुआ? तेलंगाना हैदराबाद में स्थापित की गई। इसमें 5 धातुएं हैं। कौन कौन सी धातुएं हैं वो उनके नाम देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक व टाइटेनियम। कौन कौन सी? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और टाइटेनियम के मिश्रण से बनी 216 फीट ऊंची। ठीक है, और किस नदी पे इसका आधारभूत भवन डिजाइन किया गया? वो है भद्रवेदी। ठीक है, क्या है वो जगह का नाम? क्या है? भद्रवेदी। उसको नाम क्या दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। इसका लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब? 5 फरवरी 2022 को। तो सारी चीज़ें लगभग से क्लियर हो गई हैं। वो गन मेटल के बारे में पढ़ के जाना, वो 5 मेटल कौन से हैं, कब किया गया, किस जगह का नाम है भद्रवेदी था। ठीक है, अब रामानुजाचार्य के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ दे रखा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। अब तमिलनाडु के थुथुकड़ी में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको मिलेंगे तो पेपर में सीधे ही मिलेंगे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ बना है? थुथुकड़ी में। ठीक है, 7 मार्च 2022 को M.K. स्टैलिन ने इसकी नींव रखी, और इसमें कुछ नहीं इम्पोर्टेंट। अब देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र की 2023 की मेज़बानी किसको मिली है? मुंबई को। बस इसमें ये पढ़ने लायक है कि इसकी मेज़बानी कौन करेगा? मुंबई करेगा। 2023 के लिए IOC सत्र जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अब वो है तो इसमें इसके प्रतिनिधित्व भी कुछ होंगे, तो वो है नीता अंबानी। इस समिति जो शामिल है, उस समिति में नीता अंबानी जी हैं हमारी। और इसमें कौन कौन है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें पढ़ने लायक है वो ये है। IOC की 139वीं बैठक में भारत की ओर से अभिनव बिंद्रा, जो पहले भारतीय व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, नरेंद्र मित्रा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, और भारतीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी ने हिस्सा लिया। ठीक है, ये 3 लोग हैं, अभिनव बिंद्रा, नरेंद्र बत्रा और नीता अंबानी। ये 3 लोगों के बारे में आपको ध्यान में रखना है बस। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट। ये है आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन बायो CNG प्लांट। इसका नाम क्या है? गोवर्धन बायो CNG प्लांट, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में है, और जो कि 550 टन की क्षमता रखता है। इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। इंदौर में ये किस जगह पे है? वो है देव गोराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब चलते हैं, भारत UAE वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, तो किन किन के बीच में है? नरेंद्र मोदी जी के बीच में हुआ, और अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो ये पीछे में 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे ही सीधे पूछ लिया गया, उन्होंने उनके प्रिंस शेख के पास कभी नाम दे दिया, कभी PM या कभी इनके जो भी उनके मतलब मंत्रालय है उनसे सीधे सीधे उनके जो मिनिस्टर उनका नाम पूछ लिया गया कि इन दोनों के बीच में ये सम्मेलन हुआ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आप ज़रूर याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का नाम क्या है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। कुछ इसको दिमाग में रखिएगा, सीधे पूछेंगे इस क्वेश्चन को। बाकी देखिए समझौता तो लगभग सब में कॉमन ही रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस अवसर पर दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त अरब अमीरात के स्थापना के 50 वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो क्वेश्चन आएगा सीधे, संयुक्त स्मारक डाक टिकट किन 2 देशों के बीच जारी किया गया? तो वो आपका आंसर होगा भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और उनके क्राउन प्रिंस का नाम भी पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। जब आप इतना डिटेल में पढ़ लेंगे तो वैसे भी आप लगभग क्वेश्चन को ईजी से आप सॉल्व कर पाएंगे।
अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से मैंने बोला था कि जब भी आप करंट पढ़ें आपको जहाँ पे पहला शब्द दिख जाए कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश, कौन सा देश पहला देश है? फिलीपींस है जो भारत से अब ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। लगभग ये 37.5 करोड़ डॉलर का समझौता है 28 जनवरी 2022 को किया गया। ठीक है, किस सिटी में किया? क्यूजोन सिटी में, फिलीपींस के। बस, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये भारत के पास आने वाला पहला विदेशी ऑर्डर है, याद रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं SDG लक्ष्य प्राप्त करने में भारत किस स्थान पर है? तो हम देखेंगे यहाँ वो स्थान है 120, कितने देशों में? टोटल 190 में। तो SDG लक्ष्य जो प्राप्त करने में भारत 192 देशों में 120वें स्थान पर मौजूद है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। भारत 120 स्थान पर पहुंच गया जो कि पिछले साल 117 में था। कितने तो कितना, लगभग ये 3 स्थान नीचे फिसल गया है। अब 120वें स्थान पर पहुंच गया भारत SDG सूचकांक में। अलग से मैं एक SDG की वीडियो बनाऊंगा पेपर से पहले, BCS के पेपर से पहले। अभी आप बस इतना SDG के बारे में देख लीजिएगा कि लगभग इसमें ओवरऑल स्कोर भारत का कितना रहा है? 66 रहा 100 में। ठीक है, और लगभग जितनी भी जो साउथ एशियाई कंट्री हैं उसमें पाकिस्तान को छोड़ के लगभग सारे भारत से आगे हैं। वही 129वें स्थान पर है पाकिस्तान, बाकी सब 120 से आगे हैं जो कि भारत का स्कोर है। देखिए सूचकांक में भूटान 75वें, श्रीलंका 87 और नेपाल 96, बांग्लादेश 109 पे है। ठीक है, तो आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि वो साउथ एशियन कंट्री कौन सी है जो SDG इंडेक्स में भारत से नीचे है। ठीक है, तो हो सकता है 4 कंट्रीज़ का नाम दे, तो अगर आपको नहीं पता होंगे वो 4 कंट्रीज़ कौन सी हैं या पाकिस्तान के बारे में नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम SDG रिपोर्ट की बात करें तो राज्यों के प्रदर्शन की अगर हम स्टेट वाइज देख लें तो बिहार और यूपी सबसे पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर भी बिहार 14 और यूपी 11 लक्ष्यों में पीछे है, जबकि आगे कौन है? केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। यहाँ भी KTM फॉर्मूला है, केरल तमिलनाडु। ठीक है, जब भी SDG की बात आएगी तो केरल तमिलनाडु। गरीबी ख़त्म करने में यूपी, बिहार, झारखंड सबसे पीछे हैं। देखिए यूपी पहले, दूसरे बिहार, इस तरीके से। ठीक है, और तो फिर अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो चंडीगढ़ और दिल्ली और लक्षद्वीप और पुडुचेरी दूसरे स्थान पर। चंडीगढ़ पहले, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ये तीनों के तीनों हैं दूसरे स्थान पर। ठीक है, अगर हम ओवरऑल कंट्रीज़ की बात करें, 192 कंट्रीज़ हैं जहां भारत का स्थान 120 रहा, वहां अगर हम बात करें नंबर 1 पे या शीर्ष स्थान पर कौन है तो वह आपका है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड याद रखिएगा। और SDG से पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, 2020-21 में भी क्वेश्चन आया। इस रिपोर्ट से लगभग क्वेश्चन आना ही है। इसको डिटेल वाइज मैं अलग से एनालिसिस करके इसका एक वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप पहले अभी इतना ही फॉलो कर लीजिए। अब देखिए उत्तराखंड का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ। तो आपको सीधा क्वेश्चन आएगा ये तो कि उत्तराखंड की कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है फिलहाल में, तो वो आपको उत्तराखंड का अस्कोट। ठीक है, अगर हम भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु, वही पिथौरागढ़ में है। ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़, इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं इसमें पढ़ने लायक। और कौन सी नदी के पास में है? तो काली नदी बस। और इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, वो है मस्क डियर पार्क या कस्तूरी मर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य। इसी का नाम है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। और अब आप चलते हैं PSLV C-52 3 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ से हुआ? ये आपका हुआ है 14 फरवरी 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से PSLV C-52, और इसके साथ में 2 अन्य उपग्रह को भी प्रक्षेपित किया गया है। वो 2 अन्य उपग्रह कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं। वो आपके हैं इनसैट 2D और InspireSat-1, 2 याद रख लीजिए, InSat 2D और InspireSat-1 जो इसके साथ में भेजे गए हैं 2 अन्य उपग्रह। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देख लीजिए कि PSLV C-52 है वो भारत द्वारा छोड़ा गया
41वां अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि कौन से नंबर का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है PSLV C52, तो आपको ऑप्शन में 41 टिक करना है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, वो आप पढ़ लिए, मैं इसकी PDF डाल दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से और डिटेल में अगर चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए काजू वैली तमिलनाडु का नया पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य कौन सा है फिलहाल में? काजू वैली। तो आप इसको याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? काजू वैली, वो है तमिलनाडु में। क्या है? पक्षी अभयारण्य। बस इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये तमिलनाडु का कौन सा पक्षी अभयारण्य है? वो है सोलवा। ये देखिए, देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक कहाँ पे ये इसको स्थापित किया है, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? वो है गुजरात हाई कोर्ट में। कहाँ पे? गुजरात हाई कोर्ट में इसको लगाया गया है, डिजिटल जस्टिस क्लॉक। इसको लगाने का उद्देश्य क्या है? इसको लगाने का उद्देश्य को यहाँ पढ़िए, ये है कि जो बहुत सारे लंबित मामले हैं कोर्ट में, वो डिस्प्ले होते रहें इस क्लॉक में, डिजिटली डिस्प्ले होंगे। उनका निपटाने की या उनके निपटारे के बारे में ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बराबर इन डिस्प्ले पे शो होती रहेगी, तो पता चलता रहेगा कि कौन से लंबित मामले हैं और किसका निपटारा हो चुका है। इसलिए इस क्लॉक को गुजरात के हाई कोर्ट में लगाया गया है। अब देखिए, औषधीय पादप गूगल IUCN के रेड डाटा लिस्ट में संकटापन्न मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में शामिल किया गया। इसका नाम क्या है? गूगल। गूगल नहीं, गूगल होगा ये। ठीक है, वही जो आप समझ रहे हैं वो गूगल नहीं, गूगल है, ये सही लिखा है। वो है एक औषधि है, ये मेडिसिनल प्लांट है। ये IUCN की हाल ही में रेड डाटा लिस्ट में इसको संकटापन्न के या मतलब एंडेंजर्ड की में इसको शामिल किया गया है। ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। बस इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखेंगे तो है कॉमीफोरा वीटी। क्या नाम है इसका? कॉमीफोरा वीटी। कहाँ पाया गया ये? शायद देखें इसमें दिया गया होगा, ये राजस्थान में। बस गूगल है जो कि इसको अभी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल किया गया, ये रेड डाटा बुक के अंदर कहाँ पाया था? राजस्थान में। बस इतना इसको याद रखना है। केरल में एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस लॉन्च है, तो कहाँ पे किया गया? केरल में एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। रेड सैंडर, आपने पुष्पा मूवी फिलहाल में देखी होगी, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपको मिल जाए, किसी एग्जामिनर ने बना दिया हो पुष्पा मूवी देखने के बाद। रेड सैंडर संकटापन्न सूची में शामिल। एक्चुअली में रेड सैंडर्स है क्या? रेड सैंडर आपका है रक्त चंदन लकड़ी या रेड सैंडल, जो कि पुष्पा मूवी में जिसको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये पहले नियत थ्रेटेंड लिस्ट में था, जिसको अब शामिल किया गया है एंडेंजर्ड लिस्ट में। ठीक है, किसने? IUCN के द्वारा। और ये कहाँ मिलता है आपको? जैसा कि पुष्पा मूवी में दिखाया गया, शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र में वहीं है। तो इतना तो आप देख ही रहे कि इसमें हो सकता है आपको सीधे सीधे ये पूछ ले कि पहले ही किस लिस्ट में थी और इसको किस लिस्ट में आप शामिल किया गया है। पहले थी ये नियत थ्रेटेंड में और इसको शामिल किया गया है एंडेंजर्ड में। तो हो सकता है आप कथन बना के ये पूछ ले। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। ये 500 फीट से लेकर 3000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चीन, जापान तथा अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में और दक्षिण एशियाई देशों में इसकी अवैध तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। तो आपको जैसे कि यहाँ बता दिया। और देखिए, भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी एग्जाम हो। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो कि एक अलग बुक से बहुत ईजी वे में होगा। यहाँ थोड़ा मुझे मैटर इनका समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने इसको यहाँ वीडियो नहीं बनाया है। तो मैंने जितना भी बताया आपको अभी, इसका एक दूसरा वीडियो और बना दूंगा मैं। उसमें थोड़ा बचा हुआ पार्ट है इसी का, जो कि मेरा आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय घटनाओं का जो क्रम है वो थोड़ा बचा हुआ है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर कहीं से भी किसी भी करंट अफेयर्स पढ़ने, किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप बस वीडियो को 1-2 बार अगर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने इसमें बताया है वो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट तो काफ़ी कर दिया, आपको मैटर पूरा नहीं पढ़ना, बस आप केवल एक बार जो मैंने बताया बस वो देखते जाइए। मैं कह रहा हूँ अगर आप 1.25 की स्पीड पे भी देख लेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और
ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। क्योंकि अगर एग्ज़ाम अब जब आएंगे तो एकदम बाढ़ सी आएगी उनकी, क्योंकि काफ़ी समय से ये इलेक्शन के चक्कर में एग्ज़ाम रुके हुए थे। चाहे सुपर टेट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, और पीसीएस का तो करंट में चल ही रहा है, आपका 1.5 या 2 महीने बाद एग्ज़ाम है ही। तो उसके हिसाब से तो ये बुक में जो उठाई है घटना सार, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ये मिलती नहीं मार्केट में इतने आसानी से, क्योंकि इसकी शॉर्टेज लगभग हो ही जाती है एग्ज़ाम से पहले। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ में। तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी को अपना अच्छे करिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।